हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन के ग्लोबल स्टडीज पर। मैं नीतीश कुमार लेकर आ चुके हैं। आज हम वैदिक संस्कृति जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के बीच के काल को कहा जाता है। इससे पहला सेट था कि मेरा हड़प्पा सभ्यता जो कि सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है, उस सेट को मैंने क्लियर कर लिया है। तो आज हम वैदिक संस्कृति जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच काल को माना जाता है, इसका हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो जो कि आप लोगों के सभी एग्जाम के तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पिछला लेक्चर, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए बिना देरी की शुरू करते हैं। पहला सवाल, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति के काल जो है वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो है वो किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति के काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर, सॉरी 1500 नहीं होगा, वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है उत्तर वैदिक काल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रारंभिक आर्य के बारे में ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो प्रारंभिक आर्य के बारे में कथन सही नहीं हुए है, मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। प्रारंभिक आर्य के बारे में वे नगर में निवास नहीं करते थे। अगला सवाल, इनमें से किस फल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ऐसा कौन सा फल है जिसका ज्ञान की वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जौ का ज्ञान भी था ही, गेहूं का भी था, चावल का भी था, तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। अगला सवाल, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर वैदिक काल के जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक जो हुआ करते थे उस समय के, उसे किस नाम से जानते थे? तो उसे जो है श्रमण नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वह कौन सा है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऐसा कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वह वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऋग्वेद। अगला सवाल, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखा गया था उसका सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ का सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, वेद की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या, ये तो कॉमन सवाल है, सभी कोई जानते हैं, 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे नया वेद अथर्ववेद। अगला सवाल, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऐसा कौन सा वेद है जो संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद जो है त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? भारत के राज्य चिन्ह में जो प्रयुक्त सत्यमेव जयते हैं वह किस उपनिषद से लिए गए? तो वह मुंडक उपनिषद से लिए गए। मुंडक उपनिषद से जो है भारत के राज्य चिन्ह में जो प्रयुक्त सत्यमेव जयते हैं वह मुंडक उपनिषद से लिए गए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल,
ऋग्वेदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेद काल में जो आर्य हुआ करते थे उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेद के आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, सभी सवाल पूछे गए सवाल है तो कृपया आप लोग ध्यान से देखा कीजिएगा, और हो सके तो इसका नोट्स या फिर पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आप लोग ध्यान से यही देख लीजिएगा, काहे कि पीडीएफ वैसे मोबाइल में पढ़ा ही रह जाएगा, इसलिए यही आप लोग देख लिया कीजिए। अगला सवाल है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है वह सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता जो है वो कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में जो संपत्ति है उसका प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद की संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऋग्वेद काल में जो संपत्ति का प्रमुख रूप हुआ करता था वह गोधन हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद में के ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला? तो ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या टोटल 18 है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसका उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है प्रकृति का उपासना था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए प्रयोग हुआ था ऋग्वेद काल में? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है वह इंद्रदेव के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सूली सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो सूली सूत्र जो है वह किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सूली सूत्र जो है वह एक सूली सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो वह ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है सूली सूत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, अस्तो माह सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तो माह सदगमय तमसो माह ज्योतिर्गमय, यह गायत्री मंत्र है। अस्तो माह सदगमय तमसो माह ज्योतिर्गमय, ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। अस्तो माह सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। अगला सवाल, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य जो है भारत में बाहर से आए थे, तो बाहर से तो आए थे लेकिन सर्वप्रथम भारत में बसे कहाँ थे? तो वो जो है सर्वप्रथम भारत में कहाँ बसे थे? तो पंजाब में। आर्य जो है भारत में सर्वप्रथम पंजाब राज्य में बसे थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, कूट को अभी छोड़ के चलते हैं अगले सवाल की। कूट वाले को बाद में देखेंगे। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेद को अपौरुषेय क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की जो रचना है देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है। अगला सवाल, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन जो है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूकनाद थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं जैमिनी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वेदांत या उत्तर मीमांसा के
मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो है वो कौन है? तो उसके प्रतिपादक है बाद नारायण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का ऐसा कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है? तो वह है 9वां मंडल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध जिसे कहा जाता है वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 10 राजाओं का युद्ध यानी कि दास राज युद्ध जो है वह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो वह है परसुनी नदी। परसुनी नदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्र में जो भू राजस्व है उसकी दर 1/6 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है वह किस युग से जुड़ा है? तो वह जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऐसा किस काल में जो है अछूत की अवधारणा जो है वह स्पष्ट रूप से उदित हुई यानी उजागर हुई थी? तो वह धर्मशास्त्र के काल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है? एशिया माइनर स्थित जो बोगाज कोई है उसका महत्व क्यों है? तो उसका महत्व इसलिए है कि वहां प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्तिक का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है वह ये ऋग्वेद से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क से किसे जाना जाता था? तो प्राचीन भारत में निष्क से स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, योग दर्शन के प्रतिपादक है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर? उपनिषद जो है वह पुस्तक किस पर है लिखा गया? तो उपनिषद पुस्तक दर्शन पर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, कुत वाले को भी छोड़ के चलते हैं अगले सवाल की ओर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक नदी कौन है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक नदी जो है वह सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति वह किसके शासक थे? तो वह केकई के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के बीच का संवाद वह कठोपनिषद से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, वैदिक नदी कुभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, काबुल में। अगला सवाल, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन है? तो कपिल मुनि द्वारा जो है प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली था वह था सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत में ऐसा कौन सा स्थल की खुदाई हुआ था जहां की लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिला था? तो वह था अतरंजी खेरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है?
तो ऋग्वेद पर आधारित जो है वो किसका संकलन है? तो ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला सवाल, निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है ऐसा कौन है? वह कौन है? तो वह है भागवत। भागवत, भागवत गीता नहीं, भागवत होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वह किससे संबंधित है? तो वह राजनीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। सॉरी, चरक 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 जो है वह चिकित्सा से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उसका पता किससे चलता है? तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान था उसका पता यजुर्वेद से चलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, वैदिक युगीन सभा जो है, वैदिक युग में सभा जो हुआ करते थे वह कहाँ हुआ करते थे? तो मंत्री परिषद। वैदिक युगीन सभा जो थी वह क्या थी? तो मंत्री परिषद थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऐसा कौन सा दस्तकारी है जो आर्य के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लुहारगिरी। वह आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी दस्तकारी। यह एक दस्तकारी है जो कि आर्य समाज के द्वारा, आर्य के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया गया था। अगला सवाल, ऊंट वाले सवाल को अभी छोड़ रहे हैं, अगले सवाल की। ऋग्वेद के किन 6 मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है? तो ऋग्वेद के किन 6 मंडल, ऋग्वेद में ऐसा कौन सा 6 मंडल है जिसको वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया? तो वह दूसरे मंडल से लेकर के 7वें मंडल तक के मंडल को गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन जो है वह अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द जो है वो किसको इंगित करता है? तो आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, आर्य भारत में जो है संभवतः आए आए आर्य जो है भारत में संभवतः आए वह मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य के रूप में भी रचित है? तो वह वेद है यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सभा और समिति, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। सभा और समिति जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा और
समिति दोनों प्रजापति की जो पुत्री थी, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था जो है वह वेद थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वह है शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब हुआ? तो गोत्र व्यवस्था का प्रचलन जो है वह था उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ग की नारी से उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी से विवाह करेगी। यह अनुलोम विवाह का अर्थ कहलाए। अगला सवाल है, प्रतिलोम प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब प्रतिलोम विवाह जो है तब माना जाएगा जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण की पुरुष के साथ विवाह करती थी, तब उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता था। अगला सवाल, वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में जो है यव किसे कहा जाता था? तो उसे जौ को जो है यव कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? व्रीहि व्रीहि शब्द जो है वह प्रयुक्त किसके लिए हुआ था? तो व्रीहि शब्द प्रयुक्त हुआ था व्रीहि। ऑप्शन ए चावल, बी गेहूं, सी जौ और डी कपास। व्रीहि शब्द हुआ था चावल के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, अथर्व शब्द का अर्थ क्या है? तो अथर्व शब्द का अर्थ है पवित्र जादू। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? प्राचीनतम व्याकरण जो है अष्टाध्यायी क्या है? तो अष्टाध्यायी एक व्याकरण है जिसके लेखक है पाणिनि जी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम स्मृति है? सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी स्मृति है? तो सबसे प्राचीन स्मृति है वो है मनु स्मृति। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा जो है वह रामायण को दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम पुराण वह है मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी वो है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज की सबसे आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, ऋग्वेद के उस प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना हुई। ऋग्वेद काल में जो है ऐसा कौन से देवता हुआ करते थे जिसकी पहचान में जिसकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना हुई थी? तो इसका सही जवाब है इंद्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, किस वेद में सभा किस वेद में सभा को नरेष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद योग्य कहा गया है? किस वेद में सभा जो है ऐसा कौन सा वेद है जिसमें सभा को नरेष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद योग्य कहा गया है? तो वह वेद है अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, किस ग्रंथ में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? किस ग्रंथ में नारी को सुरा और पासा के साथ ऐसा कौन सा वेद है ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो वह है हो जाएगा आपका जाबाल उपनिषद। जाबाल नहीं,
मैत्रायनी संहिता, मैत्रायनी संहिता, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह है प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, कूट वाले सवाल सभी जो अभी छोड़े जा रहे हैं, बाद में कराए जाएंगे कूट वाले सवाल। अगला सवाल है, संस्कार की कुल कितनी संख्या है? संस्कार, ये तो 16 संस्कार, 16 संस्कार माने जाते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार संस्कार की संख्या 16 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा 3 ऋण में शामिल नहीं है? ऐसा कौन सा ऋण है जो कि 3 ऋण में शामिल नहीं है? तो मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। ऋग वैदिक काल में से संबंधित मृद भांड संस्कृति कौन सी है? तो गोरु वर्णी मृद भांड संस्कृति। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति कौन सी है? तो वह है चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, हरियाणा में चित्रित धूसर मृद भांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो वह है भगवानपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त पाया जाता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त पाया जाता है किसमें? तो विवाह सूक्त पाया जाता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, ऋग्वेद में जघन्य वध योग नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? ऋग्वेद में जघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, रीत यानी कि प्राकृतिक संतुलन की स्थापना के कारण किस वैदिक देवता को रीतस्य गोप यानी रीतस्य गोप कहा गया है? रीत प्राकृतिक संतुलन की स्थापना के कारण किस वैदिक देवता को रीतस्य गोप कहा गया है? तो वरुण देवता को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? मूलतः निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देवता है जो कि जल या समुद्र का देवता था? तो वो हो जाएगा आपका वरुण देवता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, 3 पगों में तीनों लोकों को माप लेने का कारण किसे उपक्रम कहा गया है? 3 पग में जो है तीनों लोक को माप लिया था, इसी कारण से उपक्रम कहा गया है। सब किस देवता को कहा गया? तो वो है विष्णु जी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति संबंधित है समाज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, अवेस्ता और ऋग्वेद, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता तो है, तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वेदिक आर्य की विशेषता नहीं है? ऋग्वेदिक आर्य की विशेषता नहीं है, वह कौन सी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी लोहे का प्रयोग। अगला सवाल, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान से आर्य के संबंध को दर्शाता है? ऋग्वेद में
कौन सा नदी का उल्लेख अफगानिस्तान से आड़ के संबंध को सॉरी रुकिए चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान से आड़ के संबंध को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी कुभा क्रमु। अगला सवाल, आर्य के आर्कटिक होम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आर्य के आर्कटिक होम सिद्धांत का प्रतिपादन बीजी तिलक के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, पूर्व वैदिक आर्य का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक जो आर्य थे, पूर्व वैदिक काल के आर्य का धर्म कौन क्या था? तो पूर्व वैदिक आर्य का धर्म था वह प्रकृति पूजा और यज्ञ क्या करते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के एक टीकाकार थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, शतपथ ब्राह्मण में वर्णित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो वो ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगण। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो या फिर इससे कोई लाभ मिला हो तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।